इस सेगमेंट में हम करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 के अंदर इंक्लूडेड है फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। इमरजेंसी होता क्या है? इमरजेंसी होती है एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन, अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल सर्कमस्टांस, एक्सट्रीमिटी, कोई एक्सट्रीम इवेंट अगर हो तो उसको हम इमरजेंसी बोलते हैं इन कॉमन पार्लैंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के जब हम बात करेंगे तो हम वो वाली सिचुएशंस की बात करेंगे जब कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांस अराइज करते हैं तो कैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस चीज में चेंजेस, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है कि डायल्यूशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। जो फेडरल हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलियंट फीचर है, हमने पुराने सेगमेंट्स में देखा है कि कैसे इमरजेंसी प्रोविजंस स्ट्रक्चर को जो हमारा फेडरल पॉलिटी है, फेडरल पॉलिटी को डाइल्यूट करके एक यूनिटरी फॉर्म में लेके आ जाती है जब इमरजेंसी की ऑपरेशन होती है। तो इमरजेंसी के दौरान फेडरल स्ट्रक्चर जो है यूनिटरी में बदल जाते हैं। और कौन सी पावर्स की यूनिटरी पावर्स हो जाती है? फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स। तो जितनी भी लेजिस्लेटिव चेंजेस हम देखेंगे आगे सेगमेंट में कि कैसे इमरजेंसी के दौरान पावर शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स वो बदल जाता है। कौन सी पावर्स? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम अगले सेगमेंट में करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने ऑलरेडी बताया, आर्टिकल 352 से 360 तक। रूट्स, जो इसके रूट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे कि कौन ये वाला प्रोविजन के रूट्स कौन से एक्ट से लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो ज्यादा शेप किए गए हैं 38th अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से। जो 38th और 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट, तो जो 38 और 42nd अमेंडमेंट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी है, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने थोड़ा सा बैलेंसिंग स्ट्रक्चर बैलेंस किया है। जैसे जुडिशियल रिव्यू को एक उससे पहले इमरजेंसी वाज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट 44th अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है चेक करने के लिए वेदर द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हैज बीन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड या इररेलेवेंट फैक्ट्स। हम आगे पढ़ेंगे। तीन प्रकार की इमरजेंसी की कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। वन इज नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 आपको नेशनल इमरजेंसी, जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इमरजेंसी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नेशनल इमरजेंसी नहीं यूज करता, फ्रेज नेशनल इमरजेंसी नहीं यूज करता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्रेज यूज करता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन। सो प्रोक्लेमेशन इज द फ्रेज, एंड ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की। सो आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या ग्राउंड्स पे इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। तो तीन ग्राउंड्स हैं जब कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो, वॉर होने वाला हो, क्योंकि इमरजेंसी एक्चुअल इवेंट से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं इफ द प्रेसिडेंट इज कन्विंस्ड दैट देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट और एन इमिनेंट डेंजर इन टर्म्स ऑफ अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण की वजह से अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाएगी तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। और अगर आर्म्ड रिबेलियन के रीजन के कारण अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाएगी तो इंटरनल रिबेलियन बोला जाता है। सो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट्स whereby the security of India or any part of territory is threatened। तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कि अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड है या इस पूरे इंडिया की या उसके किसी पार्ट की भी देर इज अ थ्रेट, देर इज एन इमिनेंट डेंजर, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड तो प्रेसिडेंट
इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, इमरजेंसी प्रोक्लेम करेंगे. सो ही में बाय प्रोक्लेमेशन मेक अ डेक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट in respect of the whole of India. He or she may by proclamation make a declaration to that effect in respect of whole of India. तो अगर तो पूरा इंडिया अगर there is a security threat to the entire country, तो अगर पूरे इंडिया पे थ्रेट है तो नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया पे डिक्लेयर करी जाएगी. अगर एक पार्ट पे तो एक पार्ट पे डिक्लेयर करी जा सकती है. और ऑफ सच पार्ट ऑफ द टेरिटरी thereof as may be specified in the proclamation. इंटरनल डिस्टरबेंस जो ग्राउंड था, पहले डिस्टरबेंस भी ग्राउंड था, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी 75 to 77 डिक्लेयर गई, वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर, इंटरनल डिस्टरबेंस की बल पे डिक्लेयर की गई, वो अब ग्राउंड नहीं है. 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद इंटरनल डिस्टरबेंस ग्राउंड नहीं है. आर्म्ड रिबेलियन, अगर आर्म्ड रिबेलियन होगा, अगर लोकल पॉपुलेशन एक रेबेलियन करे और आर्म्ड रिबेलियन हो, वो आर्म्स यानी कि बंदूकें उठा लें, तो अगर उस बेसिस पे रेबेलियन होगा तभी एक इंटरनल इमरजेंसी का ग्राउंड बनेगा. इंटरनल सिर्फ डिस्टरबेंस के बल पे डिक्लेयर नहीं होगी इमरजेंसी. Written, another important point to remember here is that written recommendation from the cabinet is mandatory. तो एक written recommendation mandatory है, and by who? By the cabinet headed by the प्राइम मिनिस्टर. ये किसने लागू किया? ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ने 1978 ने कंपलसरी किया कि रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट इज मैंडेटरी. फर्दर इमरजेंसी जब डिक्लेयर होगी तो वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से. जुडिशरी चैलेंज कर सकती है, जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है द ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी, और एग्जामिन कर सकती है वेदर द ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी आर मैलिफाइड या मतलब इन बैड फेथ, इररेलेवेंट फैक्ट्स या अनरीजनेबल हो. तो कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड, इररेलेवेंट फैक्ट्स, और इफ इट इज अनरीजनेबल. पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है. तो इमरजेंसी अगर एक बार ही डिक्लेयर हो, प्रेसिडेंट किसके बेसिस पे? रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी, तो उनको तो वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन अ मंथ कराना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी. ये याद रखना है आपको कि मस्ट बी अप्रूव विद इन 1 month. 1 month के अंदर अंदर वो दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी क्या है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. तो इन दोनों का टोटल करके स्पेशल मेजोरिटी. हमने मेजोरिटीज पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब हम कर रहे थे तब भी हमने मेजोरिटीज पढ़ी. तो मस्ट बी अप्रूव बाय विद इन 1 month बाय बोथ दी हाउसेस. दोनों हाउसेस को अप्रूव करना है विद इन 1 month बाय स्पेशल मेजोरिटी. और अगर लोकसभा डिसॉल्व है, तो अगर लोकसभा को डिसॉल्व किया गया है, तो मीनवाइल राज्यसभा अप्रूव करे उसको विद इन 1 month. और लोकसभा जब वापस कॉन्स्टिट्यूट हो, तो वापस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद विद इन 1 month लोकसभा को अप्रूव करना है. सो विद इन 1 month ऑफ बोथ द हाउसेज इट मस्ट बी अप्रूव्ड. देन कितने अप्रूवल आपका जो वंस अप्रूव, तो कितनी देर तक लागू हो सकती है ये इमरजेंसी? 6 months तक. लेकिन उसके बाद फिर से फ्रेश अप्रूवल. सो 6 months तक लागू हो सकती है, उसके बाद फ्रेश अप्रूवल, और फ्रेश अप्रूवल कर करके इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है. सो अप्रूवल चाहिए 6 months का, लेकिन पीरियड टाइम ऐसा नहीं है कि अब खत्म हो जाएगी. वो दोबारा से फ्रेश अप्रूवल करने के बाद इनडेफिनेटली अनलिमिटेड टाइम तक इमरजेंसी लागू हो सकती है. रिवोक मतलब एंड. तो एंड कैसे होगी? एंड होगी इफ द प्रेसिडेंट बाय प्रोक्लेमेशन. सो प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करेंगे. पहले डेक्लेरेशन करेंगे, प्रोक्लेमेशन ऑफ डेक्लेरेशन करेंगे, यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन करेंगे. रिवोक मतलब एंड करना. तो अगर प्रेसिडेंट बाय प्रोक्लेमेशन, इसमें प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेम करेंगे तो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए. ये याद रखना आपको कि नो अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट नीडेड.
जैसे प्रोक्लेमेशन ऑफ डिक्लेयर करने के लिए हमको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए विद इन 1 मंथ, तो रिवोक करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें डिक्लेरेशन पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। फर्दर, अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करे डिसअप्रूविंग कंटिन्यूएशन, तो अगर ये जो इमरजेंसी लागू की गई है लेकिन उसके लागू होने के बावजूद उसके दौरान अगर लोकसभा रेजोल्यूशन पास करे डिसअप्रूव होने करने का डिसअप्रूव करने का कि इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी कि मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो तब भी ये इमरजेंसी एंड हो जाएगी। ये प्रोविजन किसने ऐड किया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ऐड किया गया था। तो लोकसभा के पास पावर है, स्पेशल पावर है टू डिसअप्रूव। हम आगे सब्सिक्वेंट सेगमेंट्स में हम पढ़ेंगे लोकसभा की पावर्स, राज्यसभा की पावर्स। तो ये लोकसभा के पास ये स्पेशल पावर है, ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकसभा के पास स्पेशल पावर है टू डिसकंटिन्यू अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी। अब हम देखेंगे कैसे इमरजेंसी के दौरान पावर्स चेंज होती है। तो जैसे एग्जीक्यूटिव पावर चेंज होती है, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस चेंज होते हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस चेंज होते हैं और फाइनेंशियल रिलेशंस चेंज होते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या देखा है हमने कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की, वो एक्सटेंड हो जाती है टू एनी स्टेट। स्टेट को वो कोई भी एग्जीक्यूटिव, स्टेट की एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आप किस तरीके प्रकार से अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगे। स्टेट के एग्जीक्यूटिव को, जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हैं, तो स्टेट के एग्जीक्यूटिव को, वो गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर कैसे एक्सरसाइज की जाएगी। So during a national emergency, the executive power of the center extends to directing any state regarding the manner in which executive power is to be exercised. In normal circumstance, the certain center can give executive directions to a state only on certain specified matters. तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में जो सेंटर है वो सेंटर दे तो सकती है एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट, बट कुछ ही स्पेसिफाइड मैटर्स में देगी। लेकिन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है कि सेंटर इंटाइटल हो जाती है टू एग्जीक्यूटिव टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस ऑन एनी मैटर। तो किसी भी मामले पे डायरेक्शंस दे सकती है टू हाउ एग्जीक्यूटिव पावर विल बी एक्सरसाइज्ड। तो जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सस्पेंड नहीं होता है। सो द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ब्रॉट अंडर the complete control of the center though they are not suspended। so ये आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कैसे जब स्टेट में इमरजेंसी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो कैसे स्टेट का एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो नेशनल इमरजेंसी में डायरेक्शंस दिए जाएंगे कि आपकी एग्जीक्यूटिव पावर कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपको डायरेक्शंस दिए जाएंगे लेकिन सस्पेंड नहीं होगी स्टेट की एग्जीक्यूटिव। देन कम्स दी लेजिस्लेटिव रिलेशंस। तो अब नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, पार्लियामेंट पावरफुल बन जाता है टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में मेंशन कोई भी जो जितने भी लॉज मेंशन है स्टेट लिस्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है स्टेट लिस्ट में, तो वो सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। यहाँ पे भी ये याद रखना है कि जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर है वो सस्पेंड नहीं होगी, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो उसके पास ओवरराइडिंग पावर्स है। तो अगर कोई मैटर है, लेट्स से उस पे स्टेट ने लॉ बनाया उस इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट पे लॉ, कोई भी सब्जेक्ट है उस पे स्टेट लॉ बना रही है, लेकिन उस पे पार्लियामेंट ने इंटरवीन करके लॉ बनाया है, वो लॉ हम देखेंगे कि उसकी लॉ की वैलिडिटी क्या होगी। लेकिन वो पार्लियामेंट अगर लॉ बना रही है तो पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स है। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। So the legislative power of the state legislature is not suspended, it becomes subject to the overriding power of the parliament. Thus the normal distribution of legislative powers between the center and the state is suspended. तो जो normal distribution है वो उसको suspend किया गया है, लेकिन
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेंटर सिर्फ सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कर सकती है और स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लेजिस्लेट कर सकती है। लेकिन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है ऑन एनी मैटर ऑन द स्टेट लिस्ट एंड इट हैज ओवरराइडिंग पावर्स। फिर ये जो लॉज बनेंगे ड्यूरिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी, लॉज की वैलिड लॉज बनेंगे ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, उनकी वैलिडिटी क्या है, 6 मंथ्स तक। जब वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके 6 मंथ्स के बाद तक की वैलिडिटी है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव हो जाएगा। So the laws made by the parliament on state subjects during a national emergency become inoperative. They become inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate. When a proclamation of emergency is in operation, the president, और एक और बात याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट्स। अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है तो वो स्टेट सब्जेक्ट्स को भी, स्टेट सब्जेक्ट में भी एक्सटेंड होती है। तो लेजिस्लेटिव पावर हमने कर लिया। अब फर्दर फाइनेंशियल पावर, जब इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन हुई है तो प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है कैसे रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सो द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, कि कैसे शेयर होगा रेवेन्यू सेंटर और स्टेट्स में, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है वो प्रेसिडेंट उस उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रिड्यूस का कम कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं कोई भी ट्रांसफर फंड्स का फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। ये कब तक लागू होगी, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में इमरजेंसी लागू होगी और खत्म होगी तो उस साल तक, उस साल के फाइनेंशियल ईयर तक ये वाला जो है मॉडिफिकेशन लागू होगी। Also, every such order of the president has to be laid before both the house of the parliament. So parliamentary approval इसके लिए जरूरी है, पार्लियामेंट के सामने ये जो भी ऐसा कोई ऑर्डर हो उसको रखना रखना जरूरी है। आगे हम देखेंगे इमरजेंसी का इफेक्ट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे, कि टेन्योर पे क्या होगा। तो जो टेन्योर है वो 5 साल होता है लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो इमरजेंसी के दौरान ये बढ़ाया जा सकता है एक एक साल करके, indefinitely. So it can be extended beyond tenure by 1 year at a time in for an indefinite period. तो एक एक साल करके हर एक साल बाद फ्रेश अप्रूवल चाहिए होगा, तो अप्रूवल के बाद ये बढ़ाया जा सकता है। फिर फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 इसमें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 358 दर्शाता है कि कैसे जैसे ही इमरजेंसी आएगी, स्पेशली एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे आर्टिकल 19 जो कि है राइट टू फ्रीडम। सो जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, ये अब आपको याद रखना है, इंटरनल रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे नहीं, ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन है। इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं है, एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन है। आर्टिकल 359 जो है वो कहता है कि जितना बाकी फंडामेंटल राइट्स है, सो हमने आर्टिकल 19 की बात करी, आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 359 में बाकी फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। तो बाकी फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट, कि हम अगर वो इन्फोर्स ना हो रहे हो तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हम फंडामेंटल राइट्स में इन्फोर्समेंट का मतलब समझे हैं अच्छे से। तो फंड तो इनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। सो स्पेशल ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। सो प्रोटेक्शन इन केस रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये दोनों जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये इसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, ये इसको छोड़ के बाकी सारे ऑटो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 359 के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी जरूरत है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे दोनों आर्टिकल 358 के दौरान और आर्टिकल 359 के दौरान, तो ये दोनों इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से। सो इमरजेंसी के दौरान अगर कोई ऐसा
लॉ बनाया जाए जो आर्टिकल 19 को वायलेट करता है और इन्फोर्समेंट बाकी फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट को वायलेट करता है, तो जुडिशरी आप जुडिशरी पास नहीं जा सकते ये बोल के कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए गए हैं। अब आप देखेंगे कि स्टेट इमरजेंसी के बारे में, जिसको कहते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। सो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, प्रेसिडेंट्स रूल। इसको समझने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या है, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले आर्टिकल 355 समझना है, क्योंकि आर्टिकल 355 के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर पे एक ड्यूटी लगाता है कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट्स में जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन ना जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टेट्स में गवर्नेंस है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के पर के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखना है किसकी ड्यूटी है, सेंटर की ड्यूटी है ये देखने के लिए कि स्टेट्स में जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होगी तो स्टेट में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। It is in this duty, it is this duty in the performance of which the center takes over the government of the state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in the state. So Article 356 अगला आ गया क्योंकि ये ड्यूटी है सेंटर की, तो सेंटर अभी इसीलिए गवर्नेंस पे के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर सकता है और प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन पे कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो कि जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रही। तो आर्टिकल 356 मेंशन करता है प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन दैट द गवर्नेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे कि अगर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हो रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ग्राउंड्स पे आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर किया जा सकता है। एक और ग्राउंड है जिससे स्टेट्स प्रेसिडेंशियल रूल और स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, वो ये है कि जब सेंटर ने स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि आपको ऐसे करना है और स्टेट उसके अधीन जाए, तो सेंटर के डायरेक्शंस के अधीन जाने पे भी स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। सो फेलियर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 365 डिक्लेयर्स फेलियर ऑफ द स्टेट टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट। तो दो ग्राउंड्स पे हमने देखा कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जा सकती है, और जो एक स्टेट इमरजेंसी है वो दो ग्राउंड्स पे डिक्लेयर करी जा सकती है, जब गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो और दूसरा जब सेंटर की डायरेक्शन स्टेट ना माने। पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितनी देर का चाहिए, एक बार ही जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर दें स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के बेसिस पे इमरजेंसी, तो विद इन 2 months अप्रूवल चाहिए दोनों हाउसेस का। और अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है तो लोकसभा जब राज्यसभा इन द मीन टाइम अप्रूव कर दे और लोकसभा जब दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो तो विद इन 30 days उसको लोकसभा को अप्रूव करना है बाय सिंपल मेजोरिटी, दैट इज मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ड्यूरेशन इसकी कितनी है, ड्यूरेशन होती है अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो पूरे इंडिया में तो ड्यूरेशन होगी 1 year, मैक्सिमम ड्यूरेशन है 3 years। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 3 years है, 3 years से ज्यादा तो स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती। दो ग्राउंड्स पे 1 year, दो ग्राउंड्स पे ये होगी। एक तो जब नेशनल इमरजेंसी होगी इंडिया में पूरे इंडिया में या इंडिया के किसी भाग में,
तब भी इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, और जब इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि फ्रेश इलेक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं हो सकते। तो अगर फ्रेश इलेक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं हो सकते या नेशनल इमरजेंसी है पूरे भारत में, तो भी इसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। इसको खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम ही करेंगे इसका एंड करने के लिए, सो रिवोकेशन बाय प्रोक्लेमेशन। एंड इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सो इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर इट्स रिवोकेशन। अब इफेक्ट्स देखने हैं हमें, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल में प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर, सो प्रेसिडेंट कैन टेक द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर और एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नर या स्टेट की कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को टेक ओवर कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो पावर्स है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेंगे। जो पार्लियामेंट है वो डेलीगेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट ये याद रखना जरूरी है, डिफरेंट पॉइंट है कि जो पार्लियामेंट है वो डेलीगेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि उसके स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये डेलीगेशन का पॉइंट नेशनल इमरजेंसी में नहीं है। प्रेसिडेंट डिसमिस कर देते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेडेड बाय द सीएम, तो यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी सस्पेंड और डिसॉल्व हो सकती है, सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होगी, से पार्लियामेंट के पास सिर्फ ओवरराइडिंग पावर्स होंगी, बट यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो सकती है। Then laws made by the president or the parliament during this period continues to be operative even after the president's rule. तो president's rule खत्म भी हो जाए लेकिन जो laws बनाए जाएंगे वो इसके दौरान by president and the parliament वो उसके बाद भी लागू होंगे। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं जैसे नेशनल इमरजेंसी में था ऑन मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। एक और डिफरेंट पॉइंट है जो आगे हम पढ़ेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट्स इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स इससे इफेक्ट नहीं होते, जैसे नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 एंड इन्फोर्समेंट आर्टिकल 359 के द्वारा इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का कोई भी नहीं रोल, फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। ये भी इम्यून नहीं है नेशनल इमरजेंसी के जैसे जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशरी कैन एग्जामिन आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये डिक्लेयर किया गया कि जुडिशरी जो है वो एग्जामिन कर सकती है कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो क्या किस ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की गई है। इज इट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड, अपनी इंटेंशंस अनरीजनेबल और बेस्ड ऑन इररेलेवेंट फैक्ट्स। आगे हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल। तो नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर की जा सकती है जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड है या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का कोई भाग की सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, और किस ग्राउंड्स पे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पे। लेकिन जो प्रेसिडेंट्स रूल है हमने अभी डिस्कस किया है कि वो डिक्लेयर की प्रोक्लेम करी जा सकती है जब स्टेट की गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू रीजंस व्हिच मे नॉट हैव कनेक्शन विद वॉर। इसका जरूरी नहीं है कि कोई कनेक्शन हो वॉर के साथ, एक्सटर्नल एग्रेशन का और आर्म्ड रिबेलियन का। जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान पे स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो उसको उसकी लाइफ को कोई इफेक्ट नहीं होता है। दे कंटिन्यू टू फंक्शन एंड दे कंटिन्यू टू एक्सरसाइज द पावर्स असाइन टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो अपना काम करते रहते हैं। उसका ये लेकिन पावर है कि जो सेंटर के पास कॉन्करेंट पावर्स आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की और लेजिस्लेशन की, तो सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर्स आ जाती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड लेजिस्लेटिव पावर्स।
अभी जब प्रेसिडेंट्स रूल लागू होता है तो ड्यूरिंग विच ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड, तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसको डिसमिस सस्पेंड किया जाता है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है या तो उसको सस्पेंड किया जाता है या उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं स्टेट को थ्रू गवर्नर, एंड पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट्स। सो प्रेसिडेंट उसको गवर्न करते हैं थ्रू गवर्नर। द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर अज्यूम्ड बाय द सेंटर। Further, under national emergency, Parliament can make laws on subjects enumerated in state list only by itself. It cannot delegate. तो डेलीगेशन नहीं होता, वो खुद से ही पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन हमने जैसे डिस्कस किया, यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल में पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है लॉज बनाने की स्टेट से प्रेसिडेंट को, और या तो कोई भी और अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई की है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। आगे हम देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम पीरियड नहीं प्रिस्क्राइब किया गया ऑपरेशन का इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के लिए। वो इनडेफिनेटली हो सकती है अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट करके। हर 6 मंथ्स बाद पार्लियामेंट अगर अप्रूव करे तो इनडेफिनेटली वो एक्सटेंड की जा सकती है। आगे हम करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करी जाती है? एज पर आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट डिक्लेयर प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर वो सेटिस्फाइड हों कि जो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया की थ्रेटन्ड है। So, Article 360 empowers the president to proclaim financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. तो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंडिया के किसी भाग की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर थ्रेटन्ड है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर प्रोक्लेम की जा सकती है। अभी तक एक बारी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं की गई है, जबकि हमने 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया था। प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन क्या क्वेश्चन करी जा सकती है जुडिशरी में? यस। तो पहले था कि पहले 38th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये किया था कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल होगी। अगर उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है तो इसमें जुडिशरी इंटरवीन नहीं करेगी, जुडिशरी चेक नहीं करेगी। लेकिन 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1978 के बाद ये प्रोविजन हटाया गया और इसके बाद ओपन किया गया नेचुरली कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है इट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। व्हाई? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का भाग बन चुकी है। तो प्रेसिडेंट की पावर, जुडिशरी की पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन एक्ट ये नहीं ली जा सकती। तो छीन नहीं सकते हो जुडिशरी से। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितना और ड्यूरेशन क्या होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी की? फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वंस प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स तो उसके बाद कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर ये अप्रूव हो जानी चाहिए बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेज को अप्रूव करना है बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी हम बार बार कर चुके हैं, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अगर लोकसभा इन मीनवाइल डिसॉल्व्ड है या उन 2 महीनों में डिसॉल्व हो जाता है तो जब लोकसभा वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल होना चाहिए बाय लोकसभा। एक बारी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव हो जाए तो वो इंडेफिनेटली लागू होती है। इट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इंडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड। तो और रिवोक करना प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं बाय अ प्रोक्लेमेशन। लेकिन प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की रिवोकेशन के लिए बाय प्रोक्लेमेशन वो करेंगे रिवोक, लेकिन रिवोक करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि मैक्सिमम पीरियड नहीं है कुछ भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का। जैसे हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी का भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है, और जो स्टेट इमरजेंसी है उसका मैक्सिमम पीरियड है 3 साल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मैक्सिमम पीरियड नहीं है। और एक और डिफरेंस है जो इसका नेशनल इमरजेंसी से, वो ये है कि बार बार अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक बार अप्रूव अगर हो गया
तो एक बार ये अप्रूव होने के बाद वो अपने आप ऑपरेट करती रहती है टिल इंडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड. So there is no maximum period for its operation and their repeated parliamentary approval is not required for its continuation. और जो resolution है proclamation of financial emergency can be passed by the both the houses of the parliament by simple majority. That is more than 50% of present and voting. Effects क्या हैं financial emergency के? 3 इफेक्ट्स हमने देखे हैं. एक तो जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की वो एक्सटेंड की जाती है डायरेक्शंस देने में स्टेट को विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जिसका मतलब कि आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो फाइनेंसेस से रिलेटेड है वो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे. तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे एंड प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है फाइनेंसेस से रिलेटेड जो आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे. फिर दूसरा प्रोविजन है कि सैलरीज और अलाउंसेस रिड्यूस हो सकती है किसी भी इंसान के जो स्टेट में सर्व कर रहे हैं. सो ऑफ सैलरी रिक्वायर्स रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट. फिर हम मनी बिल्स जो हैं वो रिजर्व हो सकते हैं. फाइनेंशियल बिल्स रिजर्व हो सकते हैं किसके लिए? कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए जब वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास हो गए हो. So it includes reservation of all the money bills or other financial bills for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state. So executive authority extend करती है, executive directions दे सकते हैं कि आपको ऐसे rules and regulations मानने पड़ेंगे जिससे जो फाइनेंस से रिलेटेड हो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे. दूसरा की सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ कोई भी या ऑल सबकी या किसी की जो भी लोग सर्व कर रहे हैं स्टेट को उनकी कम की जा सकती है. फिर प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं डायरेक्शन सैलरीज रिड्यूस करने के और अलाउंसेस रिड्यूस करने के जो यूनियन को सर्व कर रहे हैं सारे ऑफिसर्स जो भी सर्व कर रहे हैं यूनियन को, जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के. तो ये याद रखना है. द प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस of all or any class of persons serving the union. पहले था serving the state and then judges of the Supreme Court and High Court. सेंटर पूरी कंट्रोल ले लेता है स्टेट्स पे इन फाइनेंशियल मैटर्स. तो ये है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हुआ, हमारा पूरा इमरजेंसी खत्म हुआ. इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे बोथ प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं. छोटी छोटी चीजें बारीकी वाली आपको याद रखनी है. जैसे हमने देखा कि टेन्योर क्या है, क्या इफेक्ट्स हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अगर नहीं क्लियर हो तो दोबारा वीडियो देखिए एंड you'll understand it. Thank you.